A very good evening to all of the students. Now, today we will do about air pollution. आज का जो सारा लेक्चर है वो हमारा एयर पोल्यूशन. व्हाट इज डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? व्हाट आर द बेसिक requirements to control the air pollution? Everything we will do about the air pollution. The last class we discussed about the environment pollution, introduction of the environment pollution, the various types of the pollution. तो सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम पर्यावरण प्रदूषण का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप और सबसे इफ़ेक्टिव टाइप जिसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में. तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन? इफ़ यू आस्क एनीबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन, तो आप क्या कहोगे कि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसमें कुछ सब्सटेंसेस विच आर नॉट प्रेजेंट इन द एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर. मैंने आपको पास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एयर की कंपोजिशन में कुछ 6 गैसेस हैं. उन 6 गैसेस के अलावा अगर कोई भी गैस अगर एयर में जा रही है आर्टिफिशली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरली जा रही है तो वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है. ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, वाटर वेपर्स. तो ये आपकी नेचुरल गैसेस हैं. ठीक है, तो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिनमें इनके अलावा कोई भी गैसेस मिक्स हो जाती हैं एयर के साथ अनडिज़ायरेबली, एंड देन दीज गैसेस क्रिएट द एयर पोल्यूशन. ये गैसेस वायु प्रदूषण करती हैं. तो ये गैसेस जो वायु प्रदूषण के लिए मेनली प्रभावी हैं. अब ये कौन कौन सी गैसेस हैं? आपसे कोई पूछे, एग्जांपल्स पूछे, तो दीज आर द NOx, नॉक्स, सॉक्स, CO, VOC. ना नॉक्स इज़ द नाइट्रोजन ऑक्साइड. एक्स जो है वो नंबर वेरी करता है बेटा. आप X1 भी ले सकते हैं. अगर X1 लेंगे तो NO को हम क्या लिखेंगे? NO ही लिखेंगे. X अगर 1 है तो X2 है तो वो NO2 हो जाएगा. अगर X3 है तो NO3 हो जाएगा. इस तरीके से X का नंबर चेंज हो रहा है. X एक वेरिएबल नंबर है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो मोनोऑक्साइड भी हो सकता है. अगर सिंगल है तो वो मोनो हो गया बेटा, तो हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. अगर 2 हो गए तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. 3 हो गए तो ट्राइऑक्साइड. सिमिलरली सॉक्स, SOX, इसमें X का नंबर वेरिएबल है तो SO, SO2, SO3. मेनली हम सुनते हैं कि SO सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये गैसेज पोल्यूटेंट गैसेज हैं. फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको कल बताया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने की. और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे एयर में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. पार्टिकुलेट मैटर है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स होंगे, इनमें फ्यूम्स भी आएंगी, इसमें स्मोक पार्टिकल्स भी आएगा, जो धुआं आपको दिखाई देता है एयर की जो करेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देती है वो पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं होता. रेडिएशंस जो हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ हो रहे हैं. रेडो 222 या आयोडीन 131, ये भी एयर पोल्यूटेंट हैं. ये भी कंसर्न जो हमारी बायोलॉजिकल हमारा पर्यावरण है उसको अफेक्ट करते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट के है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. तो 3 तरह की आपको मैंने इसमें पोल्यूटेंट्स के नाम बताए. एक तो गैसेस हैं, पहला गैसेस SOX, NOx, CO या VOC. VOC क्या है? आपसे कोई पूछे तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स. ठीक है बेटा. फिर है पार्टिकुलेट मैटर सेकंड. थर्ड है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो ये भी हमारे करते हैं. अब हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. कौन कौन से सोर्सेज हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं. नेचुरल सोर्सेज में हमारी वोल्केनिक इरप्शंस आएंगी, जो हमारे ज्वार वोल्केनोज आते हैं, ज़मीन के अंदर से फटते हैं, लावा निकलता है, धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं. फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, ये बहुत कॉमन हो गई है नाउ डेज़ फॉरेस्ट फायर्स. अभी आपने देखा होगा कि आसाम में अभी रिसेंट ही न्यूज़ है 25 और 26 अप्रैल की कि आसाम की जो इम्फाल की जो मतलब जंगलों की जो आग है वो 8 नगर पालिकाओं तक पहुंच चुके हैं, 9 तक, और वहाँ पर पानी नहीं है बुझाने के लिए. तो जंगल की आग जो है वो भड़कती है तो क्योंकि जो पत्ते हैं वहाँ पर या जो है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है. वो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं कि वो
स्पेशली CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स निकलते हैं, जो ना केवल हमें सांस लेने में दिक्कत करते हैं और डेथ का कारण भी बनते हैं मेनली। तो फॉरेस्ट फायर भी, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। और फॉरेस्ट फायर अब पिछले 2-3 साल से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे 1/3 कॉन्टिनेंट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसमें फॉरेस्ट फायर्स एयर पोल्यूटेंट की फॉर्म में हुई हैं, नेचुरली भी हुई हैं और उसमें कुछ मैन मेड भी हैं, पर यहाँ हम नेचुरल में इसको सोर्सेज में काउंट कर रहे हैं। देन सी सोल्ट स्पेस, मैंने बताया था कि सी के अंदर कई नमक होता है, 1/3 नमक होता है। 1 लीटर पानी के अंदर 330 मिलीग्राम तक आपको नमक मिलेगा, नमक के फॉर्म में। ये नहीं है कि सिर्फ नमक, खाने वाला नमक होता है बेटा, उसमें KCl भी हो सकता है, MgCl2 भी हो सकता है। थोड़ा ये आपको केमिस्ट्री की थोड़ी टर्म्स में बात बता रही हूँ मैं, कि जो सोल्ट होता है ना, वो नमक जो है सिर्फ ये नहीं है कि NaCl जो हम खाते हैं घर में नमक होता है वही। नमक का मतलब है कि उसके अंदर सोल्ट कंटेंट होते हैं जो सोल्ट बनाते हैं। सोल्ट में आपका जैसे मीठा सोडा है वो भी सोल्ट है, अन्य सोडियम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। तो 1 लीटर समुद्र के पानी में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के नमक मिलते हैं, ठीक है, जिसमें NaCl नो डाउट 2/3 पार्ट होता है, पर सारा का सारा NaCl नहीं होता, उसमें KCl भी होता है और उसमें कई आयोडाइड्स वगैरह भी होते हैं, इसलिए उसको प्यूरिफाई करते हैं और फिर हम उससे नमक निकालते हैं। फिर उसके बाद है वो स्प्रे हो जाता है, गर्मी की वजह से वो उड़ता है, रेती, जैसे आपका देखा होगा ना, रेगिस्तान में रेत उड़ती है तो समुद्र के ऊपर नमक उड़ता है, स्प्रे होता है। ऐसे ही बायोलॉजिकल डिके जो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल, जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो उसके अंदर भी जो डिके होना शुरू हो जाता है, उसकी जो बॉडी है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है, उसमें से स्मेल आती है, उसमें से तो बेसिकली बायोलॉजिकल डिके इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट है ओवर एयर, कि बायोलॉजिकल डिके भी एक नेचुरल सोर्स है जिसकी वजह से स्मेल आती है या हमारी एयर पोल्यूट होती है, और एयर पोल्यूशन का वन ऑफ द कोज है इसके अंदर। उसके बाद है आपका पोलन ग्रेन्स की भी अगर हम बात करें तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है, एलर्जीज़ क्रिएट करते हैं, रैशेज़ क्रिएट करते हैं, एयर पोल्यूशन है, मतलब ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का पोल्यूटेंट है बेटा। जो भी चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है, ये तीनों चारों चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पोल्यूटेंट हैं, ये हमें इफ़ेक्ट करते हैं नेचुरली। हमने इसमें कोई एक्टिविटी नहीं की, नेचर में हवा से या पानी से पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन्स हाईली अफेक्ट करते हैं कई पॉपुलेशन को, एलर्जी की वजह से या फिर उनको रिप्रोडक्शन में अफेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे इसके केसेस होते हैं जो सुनाई देते हैं। देन मार्शी एरियाज़ में बताया था मैंने आपको कि मीथेन प्रोड्यूस होती है, तो मीथेन बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट करती है, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो मीथेन भी एक तरह का एयर पोल्यूटेंट है। उसके बाद है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, टर्पीन्स होती हैं कुछ, हमारे टर्पीन्स ऑयल्स के अंदर होते हैं बेटा, तो ऑयल्स जो होते हैं जैसे जेट्रोफा वगैरह है, कुछ नेचुरली ऑयल्स होते हैं, इनके अंदर टर्पीन्स होते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इनके अंदर क्या है कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी साथ साथ में बताती हूँ, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कोई डाउट है तो वो साथ साथ मुझे बताते रहेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने क्लासरूम ग्रुप में कि क्या क्या इसमें उनको दिक्कत आ रही है। तो फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि जो सूरज की जो आ रही है हमारी लाइट, जो हमारे फोटोन्स आ रहे हैं उसकी प्रेजेंस में जो टर्पीन्स हैं, केमिकल होता है टर्पीन्स, वो ख़राब हो जाता है। आपको इस तरीके से मानो कि जैसे आपने सुना होगा कि कई चीज़ों को घर में क्या कहते हैं, आप ठंडक में रखें या सनलाइट से अवॉइड करके रखें। तो सनलाइट से अवॉइड करने का मतलब क्या है कि अगर आपने उस केमिकल को या आपने उस ऑयल को धूप में रख दिया, डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, तो वो जो सन की जो लाइट आ रही है उसमें जो फोटोन्स हैं वो केमिकली रिएक्ट करके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल देंगे, उसको अफेक्ट करेंगे। तो अगर वो हमारे खाने लायक नहीं रहेगा, पीने लायक नहीं रहेगा, और वो हमें अफेक्ट करेगा, वो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है बेटा हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम ज़्यादा कोज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक में हमारा क्या आएगा, थर्मल पावर प्लांट्स आएंगे, व्हीकुलर एमिशंस आएगा, या इंडस्ट्रियल यूनिट्स आएंगी। ये सारी की सारी हमारी ह्यूमन, एंथ्रोपोजेनिक इज़ द ह्यूमन इंड्यूस्ड एयर पोल्यूशन कॉजेस, ठीक है बेटा। उसके बाद है पोल्यूटेंट की एमिशंस को ध्यान से देखो, इस पिक्चर को, बहुत अच्छी पिक्चर मैंने इसमें ढूंढ के लगाई है। इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि पोल्यूटेंट कहाँ से कहाँ आ रहा है। देखो ये पूरा का पूरा वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें मैंने पोल्यूटेंट एमिशंस को लिखा है, जिसमें आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, ब्लू कलर का स्काई नज़र आ रहा है। इसके अंदर नीचे आप देखो ज़मीन के ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं,
और वो एक जगह पे स्टेशनरी है, वहाँ से धुआं निकल रहा है वो स्टेशनरी जगह से, और वो धुआं कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, या बस या जो भी आपके व्हीकल हैं, चाहे आप मोटर व्हीकल की बात करें, चाहे आप रेलगाड़ी की बात करें, बसेस की बात करें, ये मोबाइल है तो ये मूव करते हैं, ट्रक्स हैं या कार्स हैं, बसेस हैं, मोटरसाइकिल हैं, एरोप्लेन्स हैं, तो इनकी वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है, वो भी जा रहे हैं। फिर अब सिटीज़ हैं, जो लोगों के घर हैं, उन लोगों ने क्या लगा रखे हैं अपने घरों में, बड़े बड़े डिवाइसेस लगा रखे हैं, एसीज़ लगा रखे हैं, तो उनसे भी थर्मल पोल्यूशन या उनसे भी बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज़ हो रहा है, रेडिएशंस रिलीज़ हो रही हैं। फिर जहाँ पर फर्टिलाइज़र कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, तो उन जगहों पर भी वो हो रहा है। फिर नेचुरल जो मैंने आपको बताया कि लाइटनिंग होती है, या वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, या जो सी सॉल्ट स्प्रेज होते हैं टर्पीन्स का, तो इनसे भी हो रही है, तो ये भी नेचुरल आ गया अर्थ पर जानी। तो इन टोटल इस तरीके से सारा का सारा जो पोल्यूटेंट है वो किस में आ गया, हवा में आ गया, जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देता। समटाइम्स वी हैव, हम उसको महसूस कर सकते हैं, उससे हम अफेक्ट हो रहे हैं, तो उससे हमें कलर भी दिखाई दे रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें दिखाई नहीं देता। पर उससे AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे आजकल आपको पता है कि धान, जो हम गेहूँ है उसकी जो कटाई हो रही है, तो लोग उसको, उसके जो फाने हैं वो जला रहे हैं। तो आपको पता है कि लोग कटाई करके उसकी तूड़ी बनाएं, उसको यूटिलाइज़ करें, नहीं, लोग क्या कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। तो ये रोज़ अखबार में आता है कि कितने एकड़ गेहूँ जल गया, या कितना लैंड उन्होंने ख़राब कर दिया। तो ये सारा क्या है, पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम चूल्हे की रोटी बनाते हैं तो हम एयर पोल्यूटेंट कर रहे हैं, हम तंदूर की रोटी खा रहे हैं तो हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ को जला रहे हैं, कोई भी कूड़े को जला रहे हैं तो हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन के जो अगर हम सोर्सेज़ की बात करें, ध्यान से हम सोर्सेज़ को देखें, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा सोर्स आ रहा है वो है इंडस्ट्री। सबसे बड़ा 52% ब्लू कलर के अंदर आप देख सकते हो इस पाई चार्ट के अंदर। 52% आपसे कोई कोजेस पूछेगा, सोर्सेज पूछेगा, तो आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। तो पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट आप क्या लिखेंगे बेटा, इंडस्ट्री। फिर आप उसमें सब इंडस्ट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट है, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, चाहे वो कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो ईंट भट्टा है, चाहे वो ब्रिकलिन्स कह सकते हो आप। ठीक है बेटा, उस तरीके से कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से आपका जो एयर पोल्यूशन निकलेगा वो 52% की रेंज में आता है। फिर उसके बाद जो सेकेंड पोल्यूशन आता है, जो सेकेंड मोस्ट बड़ा फैक्टर हमारा आ रहा है, वो ग्रीन कलर का जो इसमें शो कर रखा है मैंने पाई चार्ट से, वो हमारा है 27% ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको मैं कह रही हूँ मोबाइल भी है ना। जैसे अब आप घरों से निकलते हो तो सारे कोई स्कूटी पे जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई अगर बाहर जाना है तो बसेस पे जा रहे हैं, ट्रेन्स पे जा रहे हैं, या एयरप्लेन्स पे जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूटेंट इंक्रीजिंग सोर्स इन द कंट्री, तो वो हमारे में 27% मैटर करता है। उसके बाद के जो सोर्सेज हैं वो थोड़े छोटे हैं, जैसे आपको वायलेट कलर से जो मैंने दिखाया, वायलेट कलर से कंज्यूमर और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं बताई थी आपको AC हो गई, या जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं घरों में, सिटीज़ में, जिनकी मशीन्स हो गई, या पावर प्लांट्स हो गए, या जो भी कभी हम घरों में एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ से जो धुआं निकलता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ से जो धुआं निकलता है, या जो एयर पोल्यूशन का एमिशन होता है, वो 8% की रेंज में आता है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया कमर्शियल रेजिडेंशियल हीटिंग, वो 1% में आ गया। एग्रीकल्चर का जो है वो थर्ड मोस्ट है। तीसरा मोस्ट क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी देखो आप कहोगे कि हमारे एग्रीकल्चर से कैसे निकल सकता है, नहीं, देखो उसमें भी तो आपका डीजल यूज़ हो रहा है, आप ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हो, थ्रेशर्स यूज़ कर रहे हो, मशीन्स का यूज़ कर रहे हो, आप एयर पोल्यूटेंट रिलीज़ कर रहे हो, आपको हर जगह वहाँ पर पोल्यूशन रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर 10% इंक्रीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद अदर अगर हम देखें, जिसमें हमारे अदर सोर्सेज हैं, जिसमें नेचुरल भी आ गए, अदर मैन मेड भी आ गए, फॉरेस्ट फायर्स भी आ गए, वो 2% में आते हैं। अब क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि 2 तरह के पोल्यूटेंट्स हमारे हो सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स गैसियस और पार्टिकुलेट, सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, गैसियस होंगे। ठीक है, तो जो हमारे सॉलिड हैं, सॉलिड वाले जो हैं हमारे, उसके अंदर हमारे पार्टिकुलेट मैटर कौन कौन से होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी हमारे हो सकते हैं, गैसियस के अंदर हमारे आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो प्राइमरी किसी को नहीं पता होता, मैं बताती हूँ आपको कि क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। एयर पोल्यूटेंट्स एक तो हो गए आपकी उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग, भाई गैस है या सॉलिड है, 2 हो गए, गैस है या सॉलिड है। अब दूसरा हमारा क्या आ गया, एज पर द दूसरा हमारा आ गया
कि हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उनकी ओरिजिन कैसी है। अब ओरिजिन वाइज हम उनको ले रहे हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट या सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा